नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। नवंबर के महीने में बहुत से चुनाव हैं और जो नतीजे आएंगे वो आपको बताएंगे कि आखिरकार लोकसभा चुनाव के बाद किस तरह से जो पार्टियां हैं वो अपनी राजनीति को मजबूत करने में सफल हुई हैं या नहीं हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसने झटका खाया है वो क्या कुछ मजबूती की तरफ बढ़ रही है, या फिर जो मजबूती समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों को मिली है क्या वो अब उस मजबूती को लेकर के और ज्यादा घेराबंदी भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं। नवंबर का महीना इसीलिए भी खास है क्योंकि दुनिया में सारी निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर भी होंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो कि मंगलवार को होना है और एक ऐसा पद है जो कि है तो दूसरे देश में, लेकिन उस पद पर कौन बैठता है उसका असर हमारे देश पर भी पड़ेगा, लिहाजा नजरें उस पर भी। लेकिन हम जब चुनावी बात कर ही रहे थे और इस बात की तैयारी कर रहे थे कि आने वाले दिनों में अब देखिए पहले चरण का जो चुनाव है वो 13 तारीख को हो जाएगा और पहले के चरण जो है 13 तारीख के, उसके साथ ही कितने विधानसभाओं के जो चुनाव बचे पड़े हैं उनका भी चुनाव हो जाएगा। जैसे कि बाई इलेक्शंस कई राज्यों में हैं, उनका चुनाव हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य जैसे कि पंजाब है, केरल है, बिहार है, राजस्थान है और भी कई राज्य। लेकिन 13 तारीख की जो तारीख है वो एक नई कहानी बनकर अब बहस का मुद्दा बन चुकी है, क्योंकि 13 तारीख को कई राज्यों में चुनाव अब नहीं होंगे और वो चुनाव 20 तारीख को होंगे। 7 दिन टाल दिए गए हैं। आखिरकार ये फैसला अचानक से झटके में आया है क्या, या फिर इसकी तैयारी चल रही थी? कुछ लोगों को ये लगता है कि इसमें सियासत है, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, बड़ा सामान्य है ये फैसला। 13 को चुनाव हो जाए या 20 को चुनाव हो जाए, बात तो बराबर है। तो फिर आखिरकार ये जो तारीखें बदली हैं वो क्यों बदली हैं? और अगर बदली हैं चुनाव आयोग ने, तो जो वजह बताई गई हैं वो कितनी दुरुस्त है? ये सारी बातें आज आपसे करनी है क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से तारीख जो बदली गई है उस पर बड़ी चुटीली टिप्पणी भी आई है। पहले तो आपको ये हम बता दें कि किन-किन राज्यों में अब चुनाव 13 तारीख को नहीं होंगे। जहां-जहां चुनाव 13 तारीख को होने थे उनमें जो बदल कर 20 हो गए हैं वो हैं केरल के बाईपोल्स, पंजाब के बाईपोल्स और उत्तर प्रदेश के बाईपोल्स। यानी कि केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन होने थे, उपचुनाव होने थे, अब वो 13 को ना होकर के 20 तारीख को होंगे। वजह क्या है? लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वजह बताई गई है। तो चुनाव आयोग का ये कहना है कि चुनाव आयोग के पास बहुत से प्रतिवेदन आए। प्रतिवेदन ये कहते हुए आए कि साहब देखिए ऐसा है, 15 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है और ऐसे में जबकि बहुत से धर्म में आस्था रखने वाले लोग घरों से निकलेंगे और पूजा पाठ पद्धति में लगेंगे, तो फिर ऐसे में ये कहीं डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज होता है उसको? क्योंकि स्नान करने के लिए लोग हो सकता है कि 2 दिन पहले निकल जाएं, तो फिर ऐसे में 13 तारीख को कैसे वो पोलिंग कर पाएंगे? ये प्रतिवेदन भारतीय जनता पार्टी ने आज से 15 दिन पहले चुनाव आयोग को दिया था। चुनाव आयोग को ये प्रतिवेदन दिया गया था और उसके बाद से इंतजार किया जा रहा था। अब तक चूंकि कोई फैसला नहीं आया था, नवंबर का महीना भी आ गया था, तो मानकर ये चला जा रहा था कि चुनाव आयोग ने इसको खारिज कर दिया। लेकिन अचानक से आज ये फैसला चुनाव आयोग की तरफ से ही आया कि न केवल उत्तर प्रदेश की 9 सीटें जो उपचुनाव में जा रही हैं उनकी तारीख 13 से 20 हो गई है, बल्कि पंजाब की सीटों की भी और केरल की सीटों की भी। बाई इलेक्शन बाकी जगहों पर जो है उनकी नहीं। उत्तर प्रदेश से सटा बिहार, वहां पर 4 बाई इलेक्शन होने हैं, वो वैसे ही होंगे। और उसके अलावा जितने राज्य हैं जैसे राजस्थान भी है, वहां पर भी ऐसा नहीं है कि तारीखें बदली गई हैं। तारीखें तो केवल 3 राज्यों में बदली गई हैं और उसमें सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ जा रहा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जैसे ही ये खबर आई कि अब इलेक्शन 13 को नहीं 20 को होंगे, 7 दिन के लिए टाल दिए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा,
तुरंत प्रतिक्रिया आई और वो प्रतिक्रिया आई समाजवादी पार्टी की तरफ से और ये कहा गया कि देखिए पहले तो मिल्कीपुर के टाले गए, मिल्कीपुर के चुनाव 10 सीटों पर न करके 10 में 9 सीटों पर पहले किया गया चुनाव, मिल्कीपुर को छोड़ दिया गया और कहा गया कि नहीं वहां पर तो एक मामला चल रहा है, तो वहां पर हम चुनाव नहीं कर सकते हैं और मिल्कीपुर को टाल दिया गया। अब देखिए 9 की 9 सीटों को भी टाल दिया गया, 7 दिन और समय चाहिए। समय चाहिए, क्यों चाहिए समय, क्या बात है। और सबसे बड़ी बात जो अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा, उन्होंने कहा कि टालोगे तो भी हारोगे और ज्यादा हारोगे। भारतीय जनता पार्टी को यह संदेश था क्योंकि उन्हें लगता है कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत फुटिंग पर है और इसीलिए टालने की जो कार्रवाई है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। और विजुमान ये सजेस्ट करने की भी कोशिश की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री रविवार को दिल्ली में थे और उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी, गृह मंत्री से भी मुलाकात की थी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी और उसके अगले दिन ये घोषणा आ रही है। अब इन मुलाकातों से इस घोषणा का क्या कनेक्शन है, संबंध है, ये तो समाजवादी पार्टी वाले बताएंगे, लेकिन उन्हें ये लगता है कि ये करवाई हुई चीज है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि जाहिर है कि उन्होंने खुद मांग की थी कि कार्तिक पूर्णिमा की बात है, तो इस कारण से ऐसा है कि स्नान के लिए समय थोड़ी दे दी जाए, क्योंकि जो लोग श्रद्धालु होते हैं वो 2 दिन पहले घरों से निकल जाते हैं और ऐसे में वोटिंग परसेंटेज प्रभावित होगा। अब देखिए जो कहानी है वो निर्दोष भाव से तो यही है, लेकिन हकीकत इसमें क्या हो सकती है। देखिए हकीकत समझने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस बार के जो उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, ऐसा लग रहा है कि जो नारे हैं, नारों के आसपास लोगों ने अपने आप को समेट करके रख लिया है। कुछ नारे जो कि इतने प्रभावशाली हो गए हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि थोड़े दिन और अगर हमें समय मिल जाए तो फिर इन नारों के जरिए हम और ज्यादा बड़ी राजनीतिक प्रयोग को हम अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि जबरदस्त नारा मिल गया है। आरएसएस ने एंडोर्स भी कर दिया है। मथुरा में बैठक हुई थी, उसके बाद दत्तात्रेय होसबोले ने कह दिया कि दरअसल हम भी तो यही चाहते हैं। नारा क्या है, बटोगे तो कटोगे। योगी आदित्यनाथ ने अपने एक भाषण में बोला था और उसके बाद से ये जो बात निकली तो बहुत दूर तक चली गई। बहुत दूर तक चली गई इसलिए भी क्योंकि जो प्रतिद्वंदी है, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी वाले हों, उन्होंने इस नारे के खिलाफ अपने नारे गढ़ने शुरू कर दिए। और देखिए जब आप विरोध करते हैं तो भी आप प्रामाणिकता देते हैं, आप इग्नोर कर देते हैं कई दफे, तो शायद उतनी प्रामाणिकता नहीं मिल पाती है, उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाती है। लेकिन यहां विरोध नहीं किया गया, यहां पर जवाब में नारे भी गढ़े गए। अखिलेश यादव और उनके द्वारा ट्वीट भी किया गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि इसका जवाब है, और वो जवाब कहा गया इस तरह से है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, बटोगे तो कटोगे। योगी आदित्यनाथ के भाषण में आया, आरएसएस ने सपोर्ट भी किया, तो जवाब में समाजवादी पार्टी की तरफ से आया जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब अचानक ऐसा लगने लगा कि क्या इस तरह का ये नारा है योगी आदित्यनाथ का जिसके जवाब बनाने की जरूरत है, क्या ये इतना भीषण है, ये सोचा ही जा रहा था। तब तक में कांग्रेस भी अपने नारे के साथ आ गई और उससे ज्यादा बीएसपी जो कि बड़ी पार्टी है, बीएसपी ने अपनी बात कही और उन्होंने कहा कि बटेंगे, बसपा के साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ये बात उन्होंने अपनी तरफ से कही, बसपा के साथ रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। अब देखिए सबने अपने को उसी पैटर्न पे ढालना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी का तो पीडीए था ना, तो पीडीए के आसपास अपनी बहस को न रखते हुए उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे के फ्रेम में जवाब देते हुए जुटेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे वाला दे दिया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को संभवतः ये लगा कि ये तो बड़ा अच्छा नारा निकल गया, पीडीए जो है वो
कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ सामने आया है कि बड़ा मजबूत साबित हो रहा है और बहुत सी ऐसी सीटें हैं इस बार जो कि उपचुनाव में पीडीए के भरोसे जीती जा सकती हैं। पश्चिम में करीब-करीब 4 सीटें हैं, पूरब में 3 सीटें हैं, ब्रज में 1 सीट है और इस तरह से जो 9 सीटें हैं, उसमें जो गुणा-गणित है, उसमें से ऐसा लग रहा है कि जो सीटें हैं, मध्य और ब्रज में 1-1 सीट है, पश्चिम की 4 सीटें हैं। तो ऐसा लग रहा है, अब देखिए पश्चिम की जो सीटें हैं, उसमें तो ज़ाहिर है कि मुस्लिम और यादव बहुल सीटों पर बहुत ज़बरदस्त टक्कर समाजवादी पार्टी की रहती है, सामने कोई टिक नहीं पाता है। फ़र्ज़ कर लीजिए जैसे करहल है, अब वहाँ पर समाजवादी पार्टी हमेशा से जीतती आई है, यादव बहुल क्षेत्र उसमें मुस्लिम वोट मिल जाते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए कि सीसामऊ वहाँ मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है। आगे बढ़ें आप मीरापुर मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है। तो इस तरह की सीटें ऐसी हैं जिसमें लग यही रहा है कि ये सीटें जो है समाजवादी पार्टी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और इसीलिए उसका आरोप है कि टाला जा रहा है। अब ये जो नारों के आसपास जो राजनीति हो रही थी, ये नारों की राजनीति का ही नतीजा है कि ये चुनाव टल गया है क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है पीडीए का, जो कि समाजवादी पार्टी ने खास तौर पर इन 9 सीटों के लिए अच्छे से गढ़ा है, इसकी काट के तौर पर एक नया नारा जो योगी आदित्यनाथ का है, बटोगे तो कटोगे आ गया है और इसीलिए ये सभी जातियों की गोलबंदी में बड़ा सहयोग करेगा और इस कारण से उन्हें लगता है कि आगे इसको और मजबूती से प्रचारित करना है और मजबूती से प्रचारित करने के लिए समय चाहिए। समय कुछ हद और दिन मिल जाए तो बहुत गहनता से इसका प्रचार होगा। अब हम आपको एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण यह है कि कानपुर की सीसामऊ सीट, लगातार वहां से मुस्लिम बहुल सीट है और जीत होती रही है समाजवादी पार्टी की। अब इस बार वहां से चूंकि जो विधायक थे वो एक केस में इंडाइट हो गए सोलंकी, तो उन्हें जेल जाना पड़ा और उसके बाद अब वहां पर बाई इलेक्शन है, वो लड़ नहीं सकते। अपनी पत्नी नसीम सोलंकी को उन्होंने खड़ा कर दिया है। अब वहां का गणित देख लीजिए, एक 1,10,000 वहां मुसलमान हैं और इसी कारण से कहा जाता है वो तो बंटता नहीं है वोट, एक तरफा मिलता है सपा को और जीत हो जाती है। विधानसभा चुनाव जीतने के लिए काफी वोट है, कुछ वोट और भी आ ही जाते हैं। अब इस बार ये तमाम सीटें प्रतिष्ठा की सीट है, तो निकालनी अगर है तो मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करने के लिए आधार क्या चाहिए, तो आधार दे दिया गया है, बटोगे तो कटोगे। अब वहां पर दूसरा कॉम्बिनेशन समझिए, वहां पर जो दूसरे गैर मुस्लिम वोट है उनकी क्या स्थिति है। कहा यही जाता है कि मुस्लिम वोट और गैर मुस्लिम वोट बराबर है या ज्यादा है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये वोट बट जाते हैं और इसी कारण से मुस्लिम वोट बटते नहीं हैं और जीत हो जाती है। तो बटोगे तो कटोगे। तो अब वहां बटे नहीं, इसकी व्यवस्था की है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कैंप कर रहे हैं क्योंकि सीसामऊ में 70,000 ब्राह्मण हैं और वहां पर उसके अलावा कहा यह जाता है कि 60,000 के आसपास दलित हैं। अब देखिए आप कि अगर बटोगे तो कटोगे के लाइन को लेकर के इन दोनों जातियों को ही गोलबंद कर लिया जाए, ब्राह्मण और दलित, इंदिरा जी के ज़माने में हुआ करता था, हालाँकि उसका तीसरा कोण मुस्लिम होते थे, पर इस मामले में तो मुस्लिम समाजवादी पार्टी के पास जाएँगे। तो फिर ये टक्कर तो हो जाएगी ना। एक तरफ ब्राह्मण, दलित कंबाइन, दूसरी तरफ मुस्लिम और बाकी जातियाँ जो हैं वो कम हैं, लेकिन वो भी अपनी प्रभावी भूमिका निभाएँगी। कहते हैं कि करीब 20-25 हज़ार के आस-पास कायस्थ हैं उस इलाके में। उनका वोट अमूमन हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जाता है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बड़ी फाइटिंग चांस हो जाती है, बशर्ते बशर्ते कि बटोगे तो कटोगे वाली लाइन को और अंदर घुसा दिया जाए किसी तरह से लोगों के बीच में। तो क्या इसीलिए बढ़ गया समय? समाजवादी पार्टी वाले तो यही कहते हैं कि जो बढ़ गई है, ये जो तारीख वोटिंग की वो इसीलिए बढ़ गई है कि मौका मिल सके। सीसामऊ तो एक उदाहरण था, हमने बस आपको ये बताया कि वहां क्या हो रहा है। और भी है क्या उदाहरण? हो सकते हैं, होने को क्या नहीं हो सकता है, लेकिन चुनाव आयोग का मामला है, उसके पास अधिकार है। वो किसी भी प्रतिवेदन पर
फैसला ले सकती है, उसने लिया है फैसला, इसीलिए उसके ऊपर कोई क्वेश्चन कैसे उठा सकता है? अखिलेश यादव उठा सकते हैं, बाकी तो कोई और उठा सकते नहीं हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बहुत से सवाल आजकल बनने लगे हैं राजीव कुमार जी पर, और उसको लेकर के भी थोड़ी असहज स्थिति इलेक्शन कमीशन की हो गई है। अब देखिए, इस चुनाव को लेकर के इतनी बातें क्यों हो रही हैं? इतनी बातें इसीलिए हो रही हैं कि ये चुनाव भले ही आपको लगता हो कि बाई इलेक्शन है, उपचुनाव है, लेकिन बड़ी प्रतिष्ठा वाली बात हो गई है। प्रतिष्ठा वाली बात इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हारी है भारतीय जनता पार्टी, और फिर दोबारा से अगर 4-5 महीने के भीतर उपचुनाव भी हार जाती है, वो भी 9-9 सीटों पर। 10वीं सीट तो मान लीजिए कि वो सीट बड़ी मुश्किल सीट मानी जाती है, मिल्कीपुर की, अयोध्या के पास मिल्कीपुर, और वहां से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, और अगर विधानसभा भी चुनाव हार जाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले तो बड़ी किरकिरी हो जाएगी। खैर चलिए, वो तो सीट अभी है नहीं कंसिडरेशन में, वहां चुनाव ही नहीं हो रहा है। बाकी की 9 सीटों पर जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज नहीं जाने देना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में धड़ाधड़ भारतीय जनता पार्टी फिसल रही है। देखिए, पहले वहां पर 63 सीटों से घट करके 37 सीटों पर आ गए, और अब देखिए कि बाई इलेक्शन भी हार गए। तो योगी आदित्यनाथ के लिए ये बड़ी जरूरी बात है कि वो अपनी मौजूदगी को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए ये बाई इलेक्शन जीते, और इस जीत से पूरे देश में, प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं हुई है। दरअसल एक झटका लगा था जो कि लोकसभा में लगा था, लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं सोचती। समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि एक बहुत बेहतरीन मौका है जिसमें साबित कर दीजिए कि जो हार हराई गई है लोकसभा चुनाव के दौरान, वो ऐसे ही यूं ही बाई फ्लुक नहीं हो गया था, बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा है, लोग आकृष्ट हो रहे हैं, और ये बटोगी कटोगी की राजनीति में लोग नहीं जाना चाहते हैं। और इस कारण से अगर वो उपचुनाव जीतते हैं समाजवादी पार्टी, तो लोकसभा की जीत के बाद फिर उपचुनाव की जीत उन्हें एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म देगी जो साल 2025 और उसके बाद साल 2027, माफ करें, विधानसभा चुनाव में उनके लिए जीत का परचम लहराने के लिए बहुत सॉलिड प्लेटफॉर्म बनकर के सामने आ जाएगी। और वहां से जो स्लाइड होगा भारतीय जनता पार्टी का, उसके लिए रोकना योगी आदित्यनाथ और तमाम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कहना शुरू कर देंगे अगर बाय इलेक्शन में हार हुई कि देखिए हम तो हारते चले जा रहे हैं, नेतृत्व बदल दीजिए। मान लीजिए कि अगर वो बच भी जाते हैं, बचा भी लेते हैं, तो फिर ये कहा जाएगा कि कमजोर हो गए हैं सरकार। तो ये साबित करने वाली जो एक बात है, उसने उत्तर प्रदेश के चुनाव को बड़े महत्वपूर्ण बना दिया है। वैसे बाई इलेक्शन तो बिहार में भी है, राजस्थान में भी है, उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। बात अगर हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ कुछ यूं हो रही है जैसे कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन है। अब बाई इलेक्शन भी जैसा कि हमने बताया इस तरह से फैले हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कि भाई ब्रज में भी चुनाव है, मध्य में भी चुनाव है, पूर्व में भी चुनाव है, पश्चिम में भी चुनाव है, सारे क्षेत्रों में चुनाव है। तो जैसे चावल पकता है तो चावल के 4 दाने निकाल करके समझ लिए जाते हैं पका या नहीं पका, ठीक उसी प्रकार ये चुनाव है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों की जो तस्वीर है वो कैसी होने वाली है, उसका एक ट्रेलर सामने मिल जाएगा। और इस कारण से अब जबकि ये डेट बढ़ गई है आगे, तो लोगों को ये लग रहा है कि दरअसल बढ़वाई गई है, समाजवादी पार्टी को लग रहा है, और वो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि हमें कुछ मौका मिले प्रचार करने का। इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों करेगा? इलेक्शन कमीशन के पास तो प्रतिवेदन था, और वो अपने प्रतिवेदन के अनुसार फैसले लेता है, उसने लिया है। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, ये उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत मायने में देश की राजनीति को भी तय करेगी। क्योंकि असली कहानी तो यहाँ है कि जो जातीय जनगणना है या जातीय सवाल है गोलबंदी का, वो हाल के दिनों में हावी हुआ है, और इस तरह से हावी हुआ है कि वो तय करने वाला है कि जिस तरह से हिंदुत्व का कार्ड चलता है, उसकी काट क्या है? तो जातीय गणित।
और जातीय जनगणना अगर होती है आने वाले दिनों में, जो कि अवश्यंभावी है, उसके आंकड़े भी आएंगे, तो क्या वो आने वाले दिनों में जिस तरह से परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा उन आंकड़ों के आधार पर, वो सब कुछ एक दिशा में लेकर के देश की राजनीति को जाएगा जहां जाति बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि जात भारतीय जनता पार्टी का कमजोर पक्ष है। लिहाजा बटेंगे तो कटेंगे, ये जो लाइन आ गई है सामने, इस लाइन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो परचम पर परचम फहराती चली जाए। ये संभव है क्या? हो भी सकती है, क्योंकि हिंदुत्व के कार्ड के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने बेसिक जो अपनी जमीन तैयार की है वो मजबूत ही हुई है। पिछले 10 साल का अनुभव तो यही कहता है, और एक प्रखर नेतृत्व योगी आदित्यनाथ का। लेकिन जिस तेवर में हम समाजवादी पार्टी और उनके नेता अखिलेश यादव को आज की तारीख में पा रहे हैं, वो चीजें योगी आदित्यनाथ के लिए आसान करने वाली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि ये जो दो चेहरे हैं आपके सामने, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, दरअसल देश की राजनीति में इन दोनों चेहरों के जरिए ही एक नया पन्ना पलटने वाला है? बटेंगे तो कटेंगे या फिर जुड़ेंगे तो जीतेंगे? आप बताइए अपने कमेंट्स के जरिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।